नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी 300 की सीरीज़ में हमारा अगला टॉपिक है भूकंप, अर्थक्वेक। आज इसके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, अच्छे से समझेंगे। एक बात मैं बता दूं कि भूगोल की, इन्वायरमेंट की, पॉलिटी की, मॉडर्न हिस्ट्री की ये सारी नोट्स कंप्लीट हो चुकी हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में दी जा चुकी हैं। आज रात तक आपको इकॉनमी की सारी नोट्स कंप्लीट मिलेंगी व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर आपको नहीं पता है कि नोट्स कैसे मिलती हैं, सीधा डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, पता चल जाएगा कि कैसे नोट्स मिलती हैं। अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे तो वो भी भ्रम दूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि भूकंप में कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, यूपीएससी आपसे ये नहीं पूछने जा रही है कि भूकंप किसे कहते हैं, कम से कम प्रीलिम्स में तो नहीं आएगा। मेंस में कभी कभी ऐसा प्रश्न आता है जहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन में लिखने की ज़रूरत पड़ जाए कि ये भूकंप है, उसके बाद से बात आगे शुरू कर सकते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझ लीजिए, भूकंप मतलब पृथ्वी कांपने लगी। ठीक है, सीधी सी बात है, अचानक से कंपन शुरू हो जाए उसको भूकंप कहते हैं, पृथ्वी के सरफेस पे। ठीक, पृथ्वी के अंदर कई तरह की क्रियाएं होती हैं जिसकी वजह से हलचल उत्पन्न होती है। इसके बारे में थोड़ा सा भी हम पढ़ेंगे, नीचे थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि प्रश्न ऐसे आ सकता है कि किन किन क्रियाओं की वजह से भूकंप आता है। ठीक है, वो हम समझेंगे। एक चीज़ यहाँ देख लीजिए, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, एक स्टेटमेंट वाला प्रश्न बन सकता है, उसमें शामिल रहेगा। भूकंप क्या है? एक प्रकार की तरंगीय ऊर्जा है, वेव एनर्जी है, जिसकी गति ज़्यादा होने से इसका घातक प्रभाव हो सकता है, होता ही है। कितना सारा विनाश हो सकता है, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, वीडियोस देखे होंगे, फोटोज़ देखे होंगे। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है और बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। शुरू शुरू में मैं भी कंफ्यूज होता था। ध्यान से समझिए, मैं एक बार इस लाइन को पढ़ रहा हूँ। पृथ्वी के अंदर जिस स्थान से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं उसे भूकंप मूल कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में फोकस कहते हैं। और भूकंप मूल से तरंगें गति करते हुए पृथ्वी के जिस भाग पर सबसे पहले कंपन उत्पन्न करती हैं या धक्का मारती हैं उसे भूकंप केंद्र कहते हैं, ईपी सेंटर कहते हैं। ठीक है, एक मिनट, आवाज़ आ रही है बाहर से। हाँ, तो इसको समझ लेते हैं एक बार। ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये पृथ्वी है। ठीक, ये है पृथ्वी। कहा जा रहा है कि पृथ्वी के अंदर से जिस स्थान से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती है, मान लेते हैं कि यहाँ पे पृथ्वी के अंदर यहाँ से तरंग उठी तो उसे फोकस कहते हैं। ये फोकस है, इसको भूकंप मूल कहते हैं। और यहाँ से तरंगें पृथ्वी के हर हिस्से में जा रही हैं, तो सबसे पहले जो नज़दीक स्थान है वहाँ पहुँचेंगी। ठीक है, सीधी लाइन से खींचेंगे, सबसे करीब यही है। तो जहाँ भी सबसे पहले कंपन होगा उसे कहते हैं ईपी सेंटर। अब इसको लेकर के प्रश्न बनते हैं, कन्फ्यूजन शुरू हो जाती है कि फोकस किसे कहते हैं, ईपी सेंटर किसे कहते हैं, और हिंदी कर दे साथ में कि भूकंप मूल किसे कहते हैं, भूकंप केंद्र किसे कहते हैं, दिक्कत होती है। इसे आप कई बार देखिए, एक फिगर बना लीजिए, उसे लिख लीजिए, ज़रूरत पड़े तो कॉपी में कहीं पे बना के चिपका लीजिए। ठीक है, बात समझ में आ जाएगी। बाकी ये सामान्य सी बात है कि भूकंप केंद्र समांतर जो फोकस है, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, सीधी रेखा में होते हैं, सीधी सी बात है। चलिए, अब एक और बात है कि जो कंपन हुआ, जो तरंगे उठी पृथ्वी के अंदर से, वो 3 तरह की होती हैं मुख्यतः। ठीक है, 3 तरह की तरंगे निकलती हैं, बारी बारी से एक के बाद एक तरंगे महसूस होती हैं। ठीक, तो उसको अलग अलग करके समझाया गया है। क्या है भूकंपीय तरंगे? देखिए, एक है प्राइमरी वेव, जिसको प्राथमिक तरंग कहते हैं, जिसको पी कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी पी, ये सबसे ज़्यादा तीव्र गति से चलने वाली तरंगें होती हैं। सबसे पहले पृथ्वी की सतह पे कौन सी तरंग पहुंचती है? पी तरंग पहुंचती है, इसीलिए इसको प्राथमिक तरंग कहते हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह तीनों माध्यमों में चल सकती है, जैसे ध्वनि तरंगें होती हैं। ठीक है, तीनों माध्यमों में चल सकती हैं, इस पर प्रश्न बने हैं, ध्यान देंगे आप। इसके बाद दूसरी तरंग होती है, भूकंप आया है, पहले ये उठा, उसके बाद से दूसरी तरंग। इसके बारे में क्या लिखा है कि इनकी सर्वाधिक गति, पी के बारे में बात कर लें थोड़ा सा। जो पी तरंग है उसकी सर्वाधिक गति ठोस में होगी। ठीक है, और भूकंप केंद्र पर सर्वप्रथम यही पहुंचती है, वो तो मैंने पहले ही बता दिया। अच्छा, इसके बाद दूसरी तरंग आती है पृथ्वी के सतह पे। यह है पृथ्वी, यहाँ से भूकंप उठा, पहले पी तरंग आई, फिर उसके बाद से एस तरंग आएगी, फिर एल तरंग आएगी। ठीक है, अच्छा, अब एस तरंग की क्या खास बात है? देखिए, ये पी के बाद आती हैं, सिंपल सी बात है। इनकी जो है गति है पी की तुलना में कम होती है, इसीलिए तो पीछे आती हैं। ये तरल माध्यम में गति नहीं कर सकती। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो सेकेंडरी वेव के बारे में जानने वाली है वो ये है कि ये तरल माध्यम में गति नहीं कर सकती। ठीक है, कैसे जानते हैं हम?
इसके बारे में बहुत सारी संकल्पनाएं हैं कि पृथ्वी जो है ये पृथ्वी है, ऊपर ये पर्पटी है, मेंटल है, कोर है, तो इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। शायद हो सकता है कि यहाँ पे लिक्विड हो, इसीलिए तरंगे जो है कोर तक नहीं पहुँच पाती, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन एग्ज़ाम के नज़रिए से सिर्फ आप इतना ध्यान रखें कि जो सेकेंडरी वेव है वो तरल माध्यम में गति नहीं करती। ठीक है। अच्छा, इसके बाद नंबर आता है एल तरंग का, जिसको कहते हैं सरफेस वेव या फिर लॉन्ग वेव। ठीक है। ये सर्वाधिक घातक तरंगें होती हैं, समझ रहे हैं, जो सिर्फ सतह पर ही चलती हैं। अब इसका क्या मतलब है, मान लेते हैं कि ये एक प्लेट जैसा हो गया, ठीक, ये नीचे का हिस्सा पृथ्वी है। अब यहाँ से भूकंप बना और यहाँ से पी तरंग आई, ठीक, यहाँ से एस तरंग आई, तो एल तरंग यहाँ से नहीं आती, ध्यान दीजिएगा, एल तरंग यहाँ से नहीं आती। जब ये तरंगें एस और पी यहाँ पहुँचती हैं तो पृथ्वी की सतह पर सरफेस पे ऐसे ऐसे एल तरंगें चलना शुरू करती हैं, इसीलिए ज़्यादा घातक है। जब ये चलना शुरू करेंगी तो ये पर्पटी जो है और ज़्यादा कांपेगी और ज़्यादा टूट फूट होगी। इसमें भूकंप, असली भूकंप यही है जिसे आप भूकंप कहते हैं। सही माने में ये जो एल तरंग चलना शुरू करती है तब सही तरीके से कह सकते हैं कि भूकंप आता है, क्योंकि ये सरफेस पे चलती है। बाकी तरंगें तो ऐसे नीचे से आई ऊपर ना, इसके बाद से जब दोनों तरंगें पहुंचती हैं तो इसका निर्माण होता है। ठीक है, ये तरंगें चलनी शुरू करती हैं। क्या लिखा है, सिर्फ सतह पर ही चलती हैं ये तरंगें। ठीक है, सरफेस वेव। अच्छा, प्रश्न बन सकता है, एक ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से किन कारणों से भूकंप आता है। एक और प्रश्न ये बन सकता है कि भूकंप का प्रभाव क्या क्या हो सकता है, तो वो तो सिंपल सा है, आप आसानी से गेस कर सकते हैं। ठीक है, कारण की बात करें कि अगर ज्वालामुखी कहीं फूट जाए तो वहाँ से धरती में कंपन शुरू हो जाएगी, ये जो तरंगे बन जाएंगी, तो ये ज्वालामुखी की वजह से। अगर कहीं वलन होता है, भ्रंशन होता है, इसका क्या मतलब है, मान लीजिए कि ये प्लेट है, प्लेट का मतलब समझ रहे हैं, चलिए अगर नहीं समझ रहे थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। ये है गोला हमारा, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक, इससे 3 भागों में बांटा गया है, ऐसे करके ऐसे करके। ये जो अंदर का छोटा गोला है इसको कहते हैं कोर, ठीक, यहाँ से लेके और इसके बाद से ये जो गोला है इसको कहते हैं मेंटल। बाकी पपड़ी पतली सी ही है, ऊपर का हिस्सा बहुत पतला है। तो मेंटल, कोर और ये ऊपर का ये पपड़ी। तो ये जो है ना मेंटल के ऊपर, चलिए मैं इसको ऐसे केक के जैसे काट देता हूँ। ठीक, केक हमने काटा और ऐसी आकृति बन गई। ठीक, ये है पपड़ी, ठीक, इसके बाद से ये मोटा वाला हिस्सा, इसके बाद ये है, ये मेंटल है और ये कोर है। ये मेंटल में ध्यान दीजिएगा, मेंटल में कुछ हिस्सा ऊपर का ऐसे मिला लें और पपड़ी मिला लें तो ये लगभग ठोस है, नीचे का, ऊपर का तो पूरा ठोस है। ये जो हिस्सा है इसको कहते हैं लिथोस्फीयर, ठीक है, और इसी को क्रस्ट भी बोलते हैं। इसी का कुछ हिस्सा जो है मिला के सीधा सीधा ये कहें कि ये जो आप ठोस वाला हिस्सा देख रहे हैं ये है एक तरह की प्लेट, एक नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये छोटे छोटे प्लेट ऐसे दरार, जैसे आप चाय पीते हैं ना, चाय को लीजिए और चाय थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए रख दीजिए और उसमें फूंक मारिए। फूंक मारेंगे तो ऊपर जो लेयर बनी थी वो दरार जैसे अलग अलग फट गया थोड़ा थोड़ा। ठीक ऐसे ही ये जो पृथ्वी के ऊपर की जो पपड़ी है ऐसे दरार बनी हुई है, ये प्लेटें बटी हुई हैं आपस में और वो थोड़ी थोड़ी करके गति इधर उधर करती रहती हैं। ठीक, अब जब गति करती हैं, चलिए मैं थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ, जब मेंस की हम बात करेंगे ना अच्छे से समझाऊंगा। अब मान लीजिए कि उसमें से हमने 2 प्लेट उठाया, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। जब ये गति करती हैं तो हो सकता है कि एक दूसरे की तरफ आए, हो सकता है कि एक दूसरे से दूर जाएं, या हो सकता है कि ऐसे क्रॉस करते हुए, रगड़ते हुए आगे पीछे कहीं मुड़ जाएं। और इसी क्रिया में ये सारी चीज़ें होती हैं। वलन का मतलब ये हुआ कि ये प्लेट जब यहाँ आएगी, एक दूसरे की तरफ आएंगी, तो हो सकता है सीधी थी लेकिन किसी वजह से मुड़ गई, वलन हो गया। ठीक है, भ्रंशन का मतलब ये हुआ कि 2 प्लेटें थीं, चलिए एक प्लेट ये है, चलो ऊपर का हम ले लेते हैं, एक प्लेट ये है। अब जब क्या हुआ कि किसी वजह से धंस गई प्लेट नीचे तो वो भ्रंश हो गया। इन सारी क्रियाओं में भूकंप आने की, ज्वालामुखी आने की संभावना रहती है, इसकी वजह से आता है। ठीक है, अभी मैंने शॉर्ट में बताया, जब मेंस का टॉपिक कवर करूँगा बहुत मज़ा आएगा, अच्छे से कवर करेंगे। ठीक, इसके बाद भूगर्भीय गैसों का फैलाव हो जाए। पृथ्वी के अंदर जब गैसें ज़्यादा बनने लगती हैं उसमें भी एक मैकेनिज़्म काम करता है। जैसे ये नीचे धंसा ना, नीचे गर्मी है, पिघलेगा, यहाँ पे बहुत सारी गैसें बनती हैं। तो मान लीजिए प्लेट है और नीचे गैस बन रही है। अब सोचिए कुकर में आपने ऊपर से सीटी रखा है, नीचे से गर्मी बढ़ रही है, अंदर पानी है जो भी उबल रहा है, अब धीरे धीरे गैस बन रही है, प्रेशर बन रहा है और प्रेशर आके इस पर धक्का मारेगा, धक्का मारेगा तो क्या होगा, इसमें कंपन होगा।
कभी कभी इतना तेज़ धक्का होता है, इतना ज़्यादा बल लगता है कि प्लेट जो है सीधे फट जाती है, इसमें छेद हो जाता है और अंदर जो लावा है, जो मैग्मा है, वो बाहर निकल जाता है। उसको हम क्या कह देते हैं, ये ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी हम बाद में पढ़ेंगे। और वो नई जब बाहर नहीं निकल पाता, ये वो प्लेट नहीं टूट पाती, तो इसमें कम से कम कंपन तो हो ही जाएगा ना, तो कंपन होने लगता है, भूकंप आ जाता है। ठीक। और मानवीय कारक भी बहुत सारे जिम्मेदार हैं। हम कई जगहों पे डैम बना देते हैं, उसकी वजह से जो है प्लेट पे दबाव बढ़ जाता है। कई जगह पे आप देखिए कि तरह तरह, कहीं भूकंप का वो सॉरी कहीं बम का हम टेस्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से कंपन शुरू हो जाता है, भूकंप आ जाता है। ये सारी चीज़ें कारण हैं भूकंप आने की। ठीक। चलिए अब कुछ आगे बातें करते हैं जिस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं पहले भी, कि भूकंप की तीव्रता का मापन कैसे किया जाता है। इस पर प्रश्न पूछे गए हैं। ध्यान दीजिएगा, दो तरह के पैमाने हैं। एक है रिक्टर पैमाना, रिक्टर स्केल जिसको बोलते हैं। इस पर प्रश्न आए हैं। क्या है, परिणाम माप जो है क्या कहते हैं, मापने के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इससे भूकंप का मैग्नीट्यूड मापा जाता है। इसका क्या मतलब, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मतलब ये है कि भूकंप के दौरान कितनी ऊर्जा निकल रही है, कितनी ज़्यादा एनर्जी निकल रही है, उसे मापा जाता है। ठीक। इसे 0 से 10 तक की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाएगा। इस तरह से स्केल मान लीजिए, ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 10 तक, ये इसका ये स्केल का जो है लिमिट है। इसके बीच में भूकंप को मापा जाता है। 7 8 9 इस स्केल पे कोई भूकंप आता है ना, बहुत खतरनाक होता है। ठीक है। हालांकि 2 से कम और 10 से ज़्यादा रिक्टर तीव्रता पे भूकंप का मापन सामान्यतः संभव नहीं है। ठीक है। इसके अलावा दूसरा स्केल है जिसको कहते हैं मर्केली स्केल। ठीक है, मर्केली पैमाना। इससे तीव्रता मापी जाती है, इंटेंसिटी मापी जाती है, कितनी तीव्रता से भूकंप आया है। ठीक है। और इससे जो है कितना मतलब नुकसान हो सकता है या नुकसान हुआ है इस घटना के कारण, ये सारी चीज़ें मापी जाती हैं। और ध्यान रखेंगे, इसका जो परास है, इसकी जो रेंज है वो 1 से 12 तक है। यहाँ भी कंफ्यूज हो सकते हैं लोग कि मर्केली पैमाने का परास क्या है और रिक्टर पैमाने का क्या है। दोनों को ध्यान रखेंगे, वो 0 से 10 है, ये 1 से 12 है। यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है। तो ये रही भूकंप की बात है। भूकंप के बारे में बस इतना ही है। आगे जो तो टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करेंगे। पीडीएफ आपको मिल चुकी है, आगे आज इकोनॉमिक पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी बातें मैंने बता दी हैं कि कैसे मिलेगी। ठीक है। तो बस इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।